हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों, बेस्ट 100 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है उसके क्वेश्चंस को आगे बढ़ाते हैं। टॉपिक नंबर 3 पर हम पहुंच चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। उसके क्वेश्चंस हम शुरुआत करते हैं। अब मैंने थोड़ा सा क्वेश्चंस के जो फॉन्ट हैं वो थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। अब आपको अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे, क्योंकि पिछली बार थोड़ी सी कंप्लेंट थी कि फॉन्ट थोड़े छोटे हैं। मैंने इनको कर दिया है बड़ा। चलो पहले सवाल से करते हैं शुरू। How many electric lines of forces are associated with a point charge of 1 microcoulomb? 1 microcoulomb से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें निकल रही हैं? देखो, आपको एक फॉर्मूला याद होगा। अगर मान लीजिए हमारे पास Q चार्ज है, उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें निकलती हैं उसके लिए एक फॉर्मूला होता है। टोटल निकलने वाली लाइनों की जो संख्या है फाई Q बटे एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है। अब ये चार्ज कितना दिया है हमको? 1 माइक्रोकूलम। तो Q की जगह रख दीजिए 1 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन गया कूलम। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है बच्चों। इसे सॉल्व करके देख लेते हैं ये कितना बचा। अगर 10 की पावर 12 को ऊपर लेके जाएं तो ये 1/8.85 इंटू 10 की पावर 6 बचेगा। -6 पावर तो कट गई। इसमें से 10 को अलग कर लो, बटे में 8.85 इंटू 10 की पावर 5 अलग कर लो। जरा इसको डिवाइड करके देखते हैं ये कितना बैठ रहा है। तो ये सॉल्व होके आ रहा है अप्रोक्स 1.13 इंटू 10 की पावर 5 लाइन्स। इस चार्ज में से इतनी लाइनें बाहर आ रही हैं। ठीक है, इसको फ्लक्स भी कहते हैं। किसी चार्ज में से जो लाइनें निकलती है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें, उनकी संख्या को फ्लक्स भी कहते हैं, उनके नंबर को फ्लक्स भी कहते हैं। ठीक है, चलो ये तो था हमारा पार्ट नंबर ए। अब जरा बी की तरफ चलते हैं, पार्ट बी। इसमें कहा कैन टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एवर इंटरसेक्ट? क्या दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें एक दूसरे को काट सकती हैं? तो नेवर, कभी नहीं। आंसर है इसका नेवर, कभी नहीं काट सकती। उसकी वजह है, मान लीजिए एक लाइन इधर से आई और एक लाइन इधर से आई, दोनों ने एक पॉइंट पर काट दिया। तो एक पॉइंट पर आप जो फील्ड की डायरेक्शन लेंगे वो पहली वाली लाइन के हिसाब से लेंगे या दूसरी लाइन के हिसाब से लेंगे? भाई पहली वाली लाइन ये है, इसके हिसाब से फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, क्योंकि जब भी आपको फील्ड की डायरेक्शन देखनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड पे टेंजेंट खींच दो। तो इस पॉइंट पर खींच दी हमने टेंजेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। और इस दूसरी लाइन के हिसाब से टेंजेंट खींच दो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी। अब एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम यहां से इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हैज ओनली वन डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास केवल एक डायरेक्शन होगी, दो नहीं होगी, दो पॉसिबल डायरेक्शन नहीं है। सो लाइंस कांट बी इंटरसेक्ट। इसलिए लाइंस क्या होंगी? कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, एक दूसरे को काट नहीं सकती। ठीक है, तो इसका भी आंसर हो गया, दो हो गए हमारे। थर्ड, कैन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पासिस थ्रू द कंडक्टर? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की जो लाइनें हैं वो कंडक्टर को पास कर सकती हैं? तो इसका भी आंसर है नो। सी पार्ट, मान लीजिए हमारे पास एक कंडक्टर है, इधर से एक इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन आ रही है, तो क्या वो उसको पार कर जाएगी? तो मैं कहूंगा नहीं, ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन बच्चों कभी भी कंडक्टर को पास नहीं करती। उसका रीजन क्या है? रीजन समझाओ सर हमें। हाँ, इंसुलेटर होगा तो कर जाएगी, ठीक है, लेकिन कंडक्टर को पास नहीं करती। उसका रीजन है, उसका साफ साफ रीजन होता है इंडक्शन। इंडक्शन कैसे? जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन यहां जा रही है, ऐसे बीच में आया कंडक्टर, कंडक्टर में होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन।
तो यहां से जैसे इस लाइन को कोई इलेक्ट्रॉन देखेगा ना, तो वो इलेक्ट्रॉन, कुछ इलेक्ट्रॉन आके इधर इकट्ठे हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस चार्ज, माइनस चार्ज, और इलेक्ट्रॉन आके ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, और दूसरी तरफ प्लस। अब एक साइड में अगर इलेक्ट्रॉन इकट्ठे होंगे तो दूसरी साइड में प्लस चार्ज इकट्ठा होगा, इसी को कहते हैं इंडक्शन। बहुत कुछ डिस्कशन किया है हमने इसके बारे में। तो जब लाइन यहां से आई तो लाइन आके इसको पार करने की कोशिश तो करेगी, लेकिन उससे पहले ये बॉडी जो है वो पोलराइज हो जाएगी, एक तरफ निगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, और ये लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस नेगेटिव चार्ज में एंटर हो जाएगी, अंदर चली जाएगी, और इधर से पॉजिटिव चार्ज से निकल के बाहर बाहर आ जाएगी। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन जो है ना, नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, और पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है। तो इस हिसाब से जब यहां नेगेटिव चार्ज को देखेगी लाइन, तो तुरंत उसमें घुस जाएगी, तुरंत वहां आके खत्म हो जाएगी नेगेटिव चार्ज पे। अब आगे चलने का तो कोई मतलब नहीं। और इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो वहां से एक लाइन निकलेगी, वो आगे चली जाएगी। तो ये लाइन जो है, एक तरीके से ऐसे समझो कि जितने हिस्से में, जितने पोर्शन में यहाँ कंडक्टर रखा है, उतने पोर्शन की जो लाइन है गायब हो गई। लाइन इधर से आई, आके नेगेटिव चार्ज में एंटर हो गई, और फिर पॉजिटिव चार्ज में से निकल के बाहर चली गई। ठीक है, तो कंडक्टर को ये पार कहां कर पाई? तो कंडक्टर को कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन होती है वो उसको कभी पार नहीं कर पाती है, वो उसको कभी भी उससे पास नहीं हो पाती है। ठीक है, ये बात है। अब जरा नेक्स्ट डी पे आते हैं। अब हमारा सी भी हो गया, अब डी पे आते हैं बच्चों। डी में क्या बोला है? कैन इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज लूप? क्या इलेक्ट्रिक लाइन जो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें, वो बंद लूप बना सकती हैं? बंद लूप के लिए तो देखो ऐसा होता है ना, जैसे प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज में से लाइन बाहर निकलती है। अब अगर लाइन घूम के वापस वहीं आ जाए तभी तो बंद लूप बनेगा। उसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट से वो निकली थी, उसी पॉइंट पे आ जाए तभी तो बंद लूप बनेगा। क्या ऐसा हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सर इसका तो साफ साफ रीजन है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से निकलेगी और नेगेटिव पे जाके खत्म होगी। अब पॉजिटिव से शुरू होके बंद लूप बना के पॉजिटिव पे ही आ जाए, ये तो फिर कॉन्ट्राडिक्ट हो गई ना हमारी बात। भाई हमने पहले से ही पता है हमें कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें हैं वो पॉजिटिव चार्ज में से निकलती हैं, नेगेटिव पे जाके खत्म होती है, पॉजिटिव चार्ज से शुरू होती है। तो वो तो ये बात हो गई कि एक पॉइंट से शुरू हुई और घूम के वापस उसी पॉइंट पे आ गई, तो इसका मतलब उसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा है और उसी पे नेगेटिव। ये पॉसिबल है क्या? एक ही पॉइंट पे दो चार्ज हो सकते हैं क्या? नहीं, फिर तो वो नल हो जाएगा ना, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो सीधी सी बात है, ये कभी भी क्लोज लूप नहीं बना सकती। एक ही पॉइंट से चल के वापस उसी पॉइंट पे तो तब आ सकती थी बस जब उसी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज रखा हो, उसी पे नेगेटिव रखा हो, जो कि पॉसिबल नहीं। एक पॉइंट पे एक ही तो चार्ज हो सकता है, इसलिए इसका भी आंसर होगा नो। कभी भी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो क्लोज लूप नहीं बना सकती। ठीक है ना? चलो अगले सवाल पर आते हैं। लो जी, क्वेश्चन नंबर 54, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको भी। क्वेश्चन नंबर 54, देखते हैं क्या दिया है क्वेश्चन नंबर 54 में। भाई साहब इसमें दिया है एन अनचार्ज्ड स्फीयर ऑफ मेटल इज प्लेस्ड इन बिटवीन टू चार्ज्ड प्लेट एज शोन इन फिगर, द लाइंस ऑफ फोर्स लुक लाइक। देखो, एक अनचार्ज मेटल का स्फीयर, मेटल का स्फीयर क्या होता है? कंडक्टर होता है। तो चार्ज तो ये है नहीं, बिना चार्ज का कंडक्टर दो चार्ज प्लेट के बीच में रख दिया, चार्ज प्लेट के बीच में। तो जो लाइनें चलेंगी इसकी, तो इनमें से कौन सी फिगर है जो सही लाइनों को बता रही है, सही लाइनों को दिखा रही है? अगर पहला देखें कि इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें सीधी पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाती हैं, तो बिल्कुल ठीक है। देखो ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही है, ये पॉजिटिव से नेगेटिव। अच्छा देखो, बीच में आ गया कंडक्टर। हम अभी पढ़ का है कि अगर कोई कंडक्टर बीच में आ जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कभी कंडक्टर को पार नहीं करती। तो देखो इसमें पार करती हुई दिखाई भी नहीं है। ठीक है, तो ये सही हो सकता है फिगर, लेकिन ये सही नहीं है। क्यों? वजह, एक चीज गलत हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें जब निकलती हैं,
90 डिग्री पे निकलती है। सरफेस से जिस सरफेस से निकल रही है 90 डिग्री पर निकलती है। और जब एंटर होती है तब भी, किसी सरफेस के अंदर एंटर होती है या चार्ज के अंदर एंटर होती है तो भी 90 डिग्री पर ही होती है। तो इसका मतलब तो ये हुआ, यहां से देखो ये लाइन 90 डिग्री पे तो एंटर हुई नहीं, ये देखो एंगल 90 डिग्री तो है नहीं ना, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, यहां से निकली ये भी 90 नहीं है, ये तो 90 है, चलो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब ये फिगर हमारी गलत हो गई। लाइनें 90 डिग्री पर ना तो निकल रही, ना लाइनें 90 डिग्री पर इस कंडक्टर के अंदर जा रही। इसमें आ जाओ, इसमें लाइनें कंडक्टर को पार कर गई, ये भी गलत हो गया। इसमें लाइनें कंडक्टर को पार नहीं कर रही, पॉजिटिव से नेगेटिव पे आ रही हैं। और देखो ध्यान दो, यहां से लाइन आई और 90 डिग्री पे एंटर हुई, ये 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है, ये भी 90 डिग्री का एंगल है। इसी तरीके से देखो तो 90 डिग्री के एंगल हैं सारे इस तरीके से। तो बिल्कुल ठीक है, ये फिगर हमारे लिए बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ये भी नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से लाइन यहाँ पे आई, यहां से देखो जब निकलनी चाहिए थी तो 90 डिग्री पे निकलनी चाहिए थी, ये एंगल 90 डिग्री नहीं है, तो यहाँ पे भी 90 डिग्री नहीं बन रहा, इसलिए ये भी फिगर गलत हो गई। ठीक है, तो बड़ा आसान सा सवाल था, इसका आंसर हो गया सी। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है बच्चों, इसको भी थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। इसमें दिया है ए लॉन्ग सिलेंड्रिकल शेल कैरीज पॉजिटिव सरफेस चार्ज सिग्मा इन द अपर हाफ एंड नेगेटिव सरफेस चार्ज माइनस सिग्मा इन द लोअर हाफ। ओके, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स अराउंड द सिलेंडर विल लुक लाइक फिगर गिवन इन। इनमें से बताना है, अगर किसी लॉन्ग सिलिंड्रिकल शेल है, ठीक है, इसका मतलब इस तरीके का सिलेंडर है, सामने से देखने पर ऊपर के हाफ में तो प्लस चार्ज है, ऊपर के हाफ में प्लस चार्ज है और नीचे के हाफ में बच्चों माइनस चार्ज है। इस तरह से चार्ज है, आधे में इसको हमने डिवाइड कर दिया। अब इसमें जो लाइनें निकलेंगी वो कैसे निकल, अब आपको पता है लाइनें प्लस चार्ज से निकलती है, माइनस चार्ज पे खत्म होती है, तो प्लस से निकलेंगी माइनस। अब देखो यहां से प्लस से निकाल रखी हैं और माइनस में एंटर कर रही हैं, लेकिन यही लाइनें घूम के इसमें जानी चाहिए थी ना, ऐसे, ये गलत हो गई। अब आपको कहा सर पहले बी क्यों देखा, ए देखो, चलो ए देख लो। यहां से लाइन निकली 90 डिग्री पे निकली, 90 डिग्री पे एंटर हो गई, ये हो गई 90 डिग्री पे निकली, 90 डिग्री पे एंटर हो गई, 90 डिग्री पे निकली, 90 डिग्री पे एंटर हो गई। बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट फिगर है। अच्छा, पहली तो करेक्ट है, दूसरी करेक्ट नहीं है, मैंने बता दिया, क्योंकि ये लाइन इधर जाएगी तो इधर से घूम के नीचे आनी चाहिए थी ना, क्योंकि प्लस चार्ज से शुरू होती है और माइनस पे, अगर उसको माइनस दिखाई दे जाए ना अपने आसपास तो वो तुरंत उसमें चली जाती है। अब इसके तो बिल्कुल पास में है, तो ये लाइन घूम के यहां से प्लस से माइनस में चली जाएगी। अब आ जाओ इसमें, तो यहाँ पे लाइन निकली प्लस से और ऐसे लहरती हुई जा रही है, तो पहली बात तो ये घूम के इसी में आना था इनको, ये आगे पता नहीं कहाँ जा रही है, इन्फिनिटी पे जा रही है, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। ये यहाँ से लाइंस जो है देखो इस तरीके से, यहाँ पे वैसे आ तो इसमें ही रही है ये, लेकिन कभी भी लाइनें ना एकदम से ना तो ब्रेक होती और ना उनमें कोई शार्प टर्न आता। यहाँ पे देखो शार्प टर्न दिखाई दे रहा है हमको, ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ तक तो ये वाली लाइन है और यहाँ से दूसरी लाइन शुरू हो गई, जैसे ऐसे जा रही है लाइन, ऐसे घूम के आए ठीक, लेकिन ऐसे जाके और शार्प टर्न लेके आई, ये शार्प टर्न है, ये शार्प एज बन रही है, इसमें शार्प टर्न बन रहा है, मतलब शार्प पॉइंट बन रहा है, तो ये शार्प पॉइंट बन रहा है, तो इस वजह से ये भी फिगर हमारे लिए गलत है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में है, अगले क्वेश्चन में है, द फिगर बिलो शोज द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्यू टू टू पॉजिटिव चार्ज, द मैग्नीट्यूड ई ए ई बी ई सी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए बी सी रेस्पेक्टिवली आर रिलेटेड एज। तो ए बी और सी में आपको बताना है कि कहाँ का फील्ड सबसे ज्यादा होगा। देखो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि फील्ड सबसे ज्यादा वहां होता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें आसपास ज्यादा हो, मतलब जहां लाइनें पास पास होंगी वहां का फील्ड स्ट्रॉन्ग, जहां लाइनें दूर दूर होंगी वहां का फील्ड वीक। अब अगर यहाँ पे देखो सी पे, तो यहां अगर इतने एरिया में देखूं तो इतने एरिया में एक भी लाइन नहीं आई,
तो सी पर जो फील्ड है वो काफी कम है। बी पर देखो, अगर इतना एरिया खींचो इसमें तो इसमें एक लाइन आ रही है, तो बी पर लाइन। ए पर देखो, अगर ए पर इतना एरिया खींचो तो दो लाइनें आ रही हैं, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो गया ए का फील्ड, फिर उसके बाद बी का फील्ड, और सबसे कम है सी का फील्ड बच्चों। तो इस हिसाब से हमारा आंसर हो गया ई ए, ई बी, ई सी, ऑप्शन नंबर ए। तो बहुत आसान था ये भी, इसमें भी कुछ नहीं था। आगे चलो, द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन of the electric field due to charge A and B shown in figure, which of the following statement is correct। ठीक है, आपको ये दिखाई दे रहा है कि A जो है उसमें से लाइनें निकल रही हैं और B में लाइनें जा रही हैं, तो इतना तो कंफर्म है, A तो होगा प्लस चार्ज और B होगा बच्चों माइनस चार्ज। ठीक है, लेकिन A की सारी लाइनें B में नहीं गई। कितनी गई वो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स तो गई, और बाकी की जो 4 लाइन्स हैं वो नहीं गई। अब आपको पता है कि अगर ए और बी दोनों की वैल्यू सेम होती, मैग्नीट्यूड सेम होता, नेचर तो अलग अलग है, ये प्लस है ये माइनस है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है और इसका मैग्नीट्यूड कम है। अगर दोनों में मैग्नीट्यूड सेम होता, मान लो ये 5 माइक्रोकूलम होता, ये भी 5 होता, तो जितनी भी लाइनें इसमें से निकलती सारी इसके अंदर एंटर हो जाती। ऐसा डायग्राम बनाना पड़ता हमको। लेकिन इसमें से कुछ लाइनें तो निकल के इसमें चली गई और कुछ लाइनें ऐसे ही हवा में दिखा रखी हैं, मतलब ये कहां जा रही हैं, कहीं और जा रही है, इसमें नहीं जा रही है। तो इसका मतलब ए का मैग्नीट्यूड, ए की जो वैल्यू है वो बड़ी है बी की वैल्यू से। ठीक है, और नेचर क्या है, ए पॉजिटिव है और बी नेगेटिव। ये ध्यान रखना आप मेरी बात, कि जो बड़े चार्ज होते हैं उनमें से ज्यादा लाइनें निकलती हैं, जो छोटे चार्ज होते हैं उनमें से कम लाइनें निकलती। अब इसमें कम लाइनें एंटर हो रही है तो ये चार्ज, इसका मतलब इसकी वैल्यू छोटी है, और इसमें से ज्यादा लाइनें निकल रही हैं, इसकी वैल्यू बड़ी है। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि जैसे मान लीजिए ए है और ये बी है, मान लो इसमें से एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन निकाल दी हमने, और 1 2 और 3 और निकाल दी इस तरीके से। अब बी के अंदर कितनी जा रही है, केवल 3, और ए में से टोटल कितनी निकल रही, 6। तो इसका मतलब ए का जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है वो बी के चार्ज से डबल है। बी का चार्ज अगर Q होगा तो ए का चार्ज 2Q होगा। ठीक है, तो बी के अंदर जो चार्ज है वो ए के चार्ज से आधा है, क्योंकि ए के अंदर से देखो ज्यादा लाइनें निकल रही है, डबल लाइनें निकल रही हैं बी से, तो इसलिए जो ए के ऊपर चार्ज है वो बी से डबल है बच्चों। ठीक है, तो इस हिसाब से आंसर चेक कर लो, ए बड़ा है बी से, ए पॉजिटिव बी नेगेटिव, ए बड़ा है बी से, तो ऑप्शन ए बैठ गया। ठीक है ना, बिल्कुल आसान सा सवाल था ना। तो देखो बी बैठ रहा, खुद से देख लो, ए को नेगेटिव का रखा, नेगेटिव चार्ज में से लाइनें थोड़ा ही ना निकलती हैं, फिर दोनों को पॉजिटिव का रखा और ए बी, ना ये भी नहीं हो सकता, बहुत नेगेटिव ये भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन 1 इज करेक्ट, या ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा इस सवाल को देख लेते हैं बच्चों। इसमें क्या कहा है, 3 पॉजिटिव चार्जेस ऑफ इक्वल वैल्यू ऑफ Q, मतलब 3 पॉजिटिव चार्ज हैं और तीनों की Q की वैल्यू सेम है, मतलब चार्ज सेम है तीनों, placed at the vertices of equilateral triangle, the resulting line of force should be sketched as in। 3 पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज में से एक में से लाइन निकल के दूसरे में थोड़ा ही ना चली जाएगी, तो पहले वाला तो डायग्राम इसलिए गलत हो गया क्योंकि एक चार्ज में से निकल के लाइन देखो दूसरे चार्ज में जाती हुई दिखाई दे रही, ये नहीं हो सकता। पॉजिटिव चार्ज में से लाइनें सिर्फ निकलती हैं, अंदर नहीं जाती। अच्छा, और लाइनें क्या करेंगी, पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, एक दूसरे को रिपेल करता है, तो ये वाली लाइनें सर देखो ये रिपेल कर रही है, पॉजिटिव चार्ज की लाइन इधर जा रही, इधर जा रही, इधर। इस पूरे डायग्राम में सब सही है, एक चीज गलत हो गई, क्या, बीच में ये लूप बना दिया इन्होंने। लाइन का लूप कैसे बनेगा, लाइन, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइनें कभी कोई बंद लूप नहीं बनाती, इसलिए ये भी हमारा गलत हो गया। फिर तीसरे पे आ जाओ, ये ठीक है,
ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज की लाइनें क्या करती है, एक दूसरे को रिपेल करती है, एक दूसरे से दूर भागती है। ये बिल्कुल सही है। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि इसमें भी लूप बन गया, लूप बना दिया आपने चार्ज इसका, लाइंस का। लूप में कभी नहीं चलती वो। ठीक, चलो नेक्स्ट ये आ जाइए। ए मेटालिक शेल हैज ए पॉइंट चार्ज स्मॉल q कैप्ड इनसाइड इट्स कैविटी। एक मेटालिक शेल है, देखो ये मेटल से बना हुआ शेल है, ये मेटल है, यहाँ ये बीच में से खाली है। ठीक है, बाहर हवा है, बीच में हवा है, और यहाँ मेटल है। ये सारा पोर्शन मेटल का है, ये सारा पोर्शन मेटल का है, ये पोर्शन मेटल का है। ठीक है, अब क्या बोला इसने कि इनमें एक चार्ज को रख दिया हमने, पॉइंट चार्ज, अंदर एक चार्ज को रख दिया मेटल की शेल के अंदर। तो ये जो पॉइंट चार्ज है, इनमें इसमें से जो लाइनें निकलेंगी, इन सारे डायग्राम में से कौन सा डायग्राम सबसे सही बता रहा है? तो भाई साहब पहला डायग्राम तो गलत हो गया। क्यों? पॉजिटिव चार्ज में से लाइनें निकलेंगी, सही है, निकल रही है, लेकिन वो कभी किसी मेटल को, कंडक्टर को पार करके नहीं निकलती। देखो यहां से लाइन निकली और ये इसको पार कर गई, गलत हो गया, पार नहीं करेंगे। अगले पे आ जाओ। सर देखो ये पार भी नहीं कर रही इसको, हाँ ये ठीक बात है आपकी, लेकिन ये भी बताया था आपको कि लाइनें जब निकलती हैं तो भी 90 डिग्री पे निकलती है, और एंटर होती है तो भी 90 डिग्री। देखो यहां से तो 90 पे निकली, पर जब ये यहां पहुंची, ये वाला एंगल 90 नहीं है इस सरफेस के साथ, ये एंगल 90 नहीं है, ये वाला एंगल, तो इसलिए ये भी गलत हो गया। इस पे आ जाओ। इसमें से लाइंस निकली बाहर और यहाँ पे एंटर हुई, देखो 90 डिग्री पे एंटर हुई, 90 पे निकली, 90 डिग्री पे एंटर हो रही है, 90 डिग्री पे एंटर हो रही है, 90 पे निकल रही है, और फिर बाहर निकल गई। ये बिल्कुल करेक्ट है, ये करेक्ट है। पार भी नहीं किया इसमें, इसमें देखो 90 पे एंटर हो रही है लेकिन मेटल को पार कर रही है, मेटल को कभी पार नहीं कर सकती, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट बच्चों, सी बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन करेक्ट। चलो नेक्स्ट। विच ऑफ द फील्ड पैटर्न्स गिवन बिलो इज वैलिड फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज फॉर द मैग्नेटिक फील्ड? Which of the field pattern given below is valid for electric field as well as the magnetic field? इनमें से कौन सा पैटर्न ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए सही होता है? दोनों के लिए सही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के लिए। तो ये भी बड़ा आसान सही सवाल है। तो इसके लिए जो ऑप्शन है आपका वो आसानी से सी है, लेकिन ये ना शायद आपको अभी ना पता हो, अगर आप वहां तक ना पहुंचे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे या फिर आप फैराडे लॉ पढ़ेंगे तो वहां पे आप पढ़। चलो मैं बता देता हूं, फिर भी बताने की कोशिश करता हूं आपको। देखो ये वाला तो हो नहीं सकता, पहला ये इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकता है लेकिन मैग्नेटिक फील्ड कभी नहीं दिखा सकता। ये लाइंस जो है इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखा सकती है, हमें चाहिए इन चारों फिगर में से ऐसा जो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी दिखा दे और मैग्नेटिक फील्ड को भी दिखा दे। तो ये नहीं हो सकता, उसकी वजह साफ है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन हमेशा लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की लूप नहीं बनाती, ठीक है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइन लूप बनाती है। तो इस हिसाब से ये तो हो नहीं सकता, ना ये हो सकता, क्योंकि इसमें भी लूप नहीं बन रहा है। ये है इसका आंसर, ये भी नहीं है, इसमें लूप भले ही बन रहा है पर ये मैग्नेटिक फील्ड को दिखा सकता है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं दिखा सकता। ये मैग्नेटिक फील्ड को तो दिखा सकता है पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड को नहीं दिखा सकता। अब ये कैसे सर, इसमें लूप बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो कभी लूप नहीं बनाता है। बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड एक केस में लूप बनाता है, बस यही मैं बताना चाह रहा हूं। वो चार्ज से जब जनरेट होता है तब लूप नहीं बनाता है, चार्ज से जब पैदा होता है तब लूप नहीं बनाता है। चार्ज एक तरफ पॉजिटिव, पॉजिटिव से लाइन निकलेगी, वहीं आके तो खत्म हो नहीं सकती, नेगेटिव पे जाके खत्म होगी। लेकिन एक केस ऐसा है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी लूप बनाता है, इस तरीके का इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। वो होता है जब मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, टाइम के साथ चेंज होता है। वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उससे पैदा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड।
जब मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बदलता है, ये पढ़ने को मिलेगा हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो मैग्नेटिक फील्ड जब टाइम के साथ बदलता है तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है जो कि लूप की फॉर्म में होता है। इस तरह से होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो इसलिए सिंपल वे में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड भी लूप नहीं बनाता है, लेकिन सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड जब वेरी करता है, टाइम के साथ चेंज होता है, उस टाइम पे बनाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा लूप में चलता ही है। तो यही डायग्राम बस ऐसा है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी, और मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट कर, ना ये कर सकता ना ये ना। तो इसलिए हमारा आंसर सी हो गया बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 61। जरा देखते हैं क्या बोला है इसमें। इस सवाल में कहा ए मेटालिक सॉलिड स्फीयर इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक मेटल का सॉलिड स्फीयर है, ये मेटल का है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर इसको रखा गया है। द लाइंस ऑफ फोर्स फॉलो द पाथ शोन इन फिगर। लाइंस किस तरह से चलेंगे, इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से पहचान करनी। देखो पहला, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इसको पार तो कर नहीं सकती, ठीक है, तो पहली सही हो सकती है, पर नहीं। जब इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन एंटर करती है या बाहर निकलती है तो उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। ये देखो एंगल 90 डिग्री नहीं है, ना तो अंदर जाते टाइम ना बाहर निकलते टाइम। पहला ऑप्शन हो गया गलत। दूसरा पैटर्न, इसमें लाइन अंदर पार करके निकल गई, ये भी नहीं हो सकता। कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन कंडक्टर को पार ही नहीं कर सकती। नेक्स्ट थर्ड, इसमें भी पार कर गई, ये भी नहीं हो सकता। फोर्थ, देखो यहां से 90 डिग्री पे एंटर हुई, 90 डिग्री पे बाहर निकली। ओ वाओ, यही है बस हमारा आंसर, यही है मेरे बच्चों हमारा आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 62। और ये इस टॉपिक का बच्चों लास्ट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे आपको करा दिए। इसमें कहा है पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q इज ब्राउट नियर टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर एज शोन इन फिगर, द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इज बेस्ट गिवन बाय। ये प्लस चार्ज रखा है, उसमें से लाइनें निकल रही हैं। यहाँ पे एक स्फीयर रखा है, तो स्फीयर पे क्या हो जाएगा, स्फीयर पे इंडक्शन हो जाएगा, एक तरफ प्लस चार्ज एक तरफ माइनस। प्लस चार्ज में से लाइनें निकल के स्फीयर पे पहुंचेंगी तो इधर हो जाएगा माइनस चार्ज इकट्ठा और इधर हो जाएगा प्लस चार्ज, इंडक्शन की वजह से प्लस चार्ज इकट्ठा। तो सारी लाइनें जाके इस माइनस चार्ज में एंटर हो जाएंगी और प्लस से इधर निकल जाएंगी। ये मैंने समझाया था क्वेश्चन में। अब इसमें कैसे हुआ, इसमें हुआ कि प्लस चार्ज में से लाइनें निकल के इसमें जानी चाहिए थी यहाँ, और लाइनें इसने यहाँ पे खींच ली, ये गलत हो गया, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। थर्ड वाले में जब यहाँ पे पहुंचेंगी ठीक है ये वैसे तो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है, लाइनें जब भी एंटर करती है 90 डिग्री पे एंटर करती है। ये देखो ये 90 डिग्री नहीं है, कोई भी लाइन 90 डिग्री पे एंटर नहीं हो रही है, तो ये भी गलत हो गया हमारा ऑप्शन सी। ऑप्शन डी, इसमें से लाइनें निकल के चार्ज में जा रही है, ये भी गलत हो गया। प्लस चार्ज में कभी लाइनें जाती नहीं है, उससे निकलती है। तो बस पहला ही ऑप्शन हमारा बच्चों करेक्ट हो चुका है। तो बहुत ही आसान सा टॉपिक था, 8-10 क्वेश्चन जितने भी थे सारे हमने लगा लिए। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, आपने फुल एंजॉय किया होगा आज के इस सेशन को। और प्रैक्टिस करते रहिए लगातार, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ लीजिए बस, देखो एक कंटिन्यूटी बनाओ, प्रैक्टिस करो कंटिन्यूटी के साथ डेली। जब मैं डेली वीडियो डालता हूं तो डेली ही आपको उसको देखना है, चाहे एक सवाल में डालूं, एक सवाल कोई देखना है, ठीक है, उसे कहते हैं कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी से सारा काम आसान हो जाता है, आपको एफर्ट कम लगानी होती है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी के साथ पढ़ेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वो सब आप करेंगे, वो आपकी जिम्मेदारी है। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी फुलफिल कर रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी शेयर वेयर जो भी कर सकते हो सब करो, ठीक है। कल मिलते हैं।